तो हम देख रहे थे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास में था एलोहा। एलोहा हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास में प्योर एलोहा और एक आपके पास में होता है स्लॉटर्ड एलोहा। प्योर एलोहा क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास में मल्टीपल स्टेशंस हैं। प्योर एलोहा क्या कहता है कि अगर आपके पास में मल्टीपल स्टेशंस है, स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है। मेन हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, मैक था। मैक प्रोटोकॉल्स था, मतलब कि आपका जो भी मीडिया है उसके एक्सेस को क्या करना, कंट्रोल करने वाले प्रोटोकॉल्स को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने एलोहा देखा था, जिसका नाम हमारे पास प्योर एलोहा था। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी चैनल है और अगर वो चैनल फ़िलहाल क्या है, बिज़ी है, तो ये सब क्या करेंगे, उसको देखते रहेंगे क्या वो चैनल आपका फ्री है या नहीं है। जिस टाइम के ऊपर ये क्या होगा, आपके पास में फ्री होगा, ये ए भी क्या करेगा, अपना डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, बी भी ट्रांसफ़र कर देगा और सी भी आपका ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्योर एलोहा कहते हैं। अगर मान लो आपका प्योर एलोहा है और उसके अंदर आपका स्टेशन ए है, आपका स्टेशन बी है और आपका स्टेशन सी है। अगर मान लो एक से ज़्यादा हुआ है आपका फ्रेम जो है ट्रांसमिशन, तो क्या आपका कॉलिजन होगा? अगर आप, हाँ तो होगा, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो आपके फ्रेम है वो एक ही भेज सकते हैं एक टाइम के अंदर। तो ये होता है आपके पास में प्योर एलोहा के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम में एक ही फ्रेम भेज सकते हैं। तो ये जो एलोहा है इसको एक बार फिर से स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। एलोहा क्या कहता है, आपके एलोहा कहना है प्योर एलोहा। प्योर एलोहा इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलोहा इन विच अ स्टेशन ट्रांसमिट इमीडिएटली whenever इट हैज़ अ फ्रेम। मतलब कि अगर ए के पास में अगर फ्रेम है तो क्या करेगा, इमीडिएटली भेज देगा। बी के पास फ्रेम है तो वो भेज देगा, सी के पास फ्रेम है तो भेज देगा। ये नहीं देखेगा कि क्या वो जो एक मीडियम है अभी बिजी है या कोई दूसरा उसको यूज़ कर रहा है, वो ये नहीं देखेगा। उसके पास फ्रेम है, उसने भेज दिया। तो इसमें क्या होगा, आपके पास में जो पावर है वो आपकी कम लगेगी और ये आपके पास में क्या होगा, सिंपल होगा। इसीलिए हम प्योर एलोहा को यूज़ लेते हैं। देयर इज़ नो टाइम सिंक्रोनाइजेशन। इसमें वो ये नहीं देखेगा कि दूसरा क्या भेज सकता है, पहले वो भेज दे उसके बाद मैं भेज दूँ, या मैं वेट कर लूँ वो जो दूसरा स्टेशन है वो भेज दे। तो इसमें क्या नहीं होगा, कोई भी टाइम का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। तो ये होता है आपके पास में प्योर एलोहा का दूसरा पॉइंट। थर्ड क्या कहता है, कॉलिजन्स आर हैंडल यूजिंग रैंडम रीट्रांसमिशन। मतलब कि लेट्स से आपके पास में दो स्टेशन हैं, एक है ए और एक है बी, और ए ने भी भेजा और बी ने भी भेजा। लेट्स से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कॉलिजन हो गया। तो अब इस कॉलिजन को कैसे हैंडल करेगा, रीट्रांसमिशन से हैंडल करेगा। रीट्रांसमिशन से उसको हैंडल करेगा कि एक बार अगर कॉलिजन हो जाता है तो ए क्या करेगा, फिर से भेजेगा और बी भी क्या करेगा, फिर से भेजेगा। इस वजह से वो क्या करता है, कॉलिजन को हैंडल करता है। ये वही चीज़ है जो हमने पहले देखी थी कि अगर मान लो कि आपका डेटा सही से पहुंच जाता है रिसीवर के पास, तो उसके पास क्या आएगा, एसी क्या आएगा। और अगर एसी के नहीं आता है तो जो सेंडर है वो क्या मान लेगा कि कहीं ना कहीं कॉलिजन हुआ है ना। अगर मान लो एसी के आ गया तो आपका जो फ्रेम है वो सही से पहुंच चुका है, और अगर नहीं आता है तो वो क्या करेगा, कॉलिजन को मान लेगा और एक रैंडम टाइम के लिए क्या करेगा, वेट करेगा, और वेट करने के बाद में फिर से उसको रीट्रांसमिट कर देगा। ऐसा काम करता है आपका प्योर एलोहा। फिर उसके बाद हमने देखा था वल्नरेबल टाइम। प्योर एलोहा के अंदर कितना होता है आपके पास में वल्नरेबल टाइम, आपके पास में वल्नरेबल टाइम होता है 2t, जिसमें t क्या होता है आपके पास में, ट्रांसमिशन टाइम। 2 इंटू ट्रांसमिशन, ये आपको क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है आपके, वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम वो होता है जिसमें आपके पास में कॉलिजन आने के चांसेस होते हैं। वो हमने एग्जांपल देखा था लास्ट टाइम में कि अगर मान लो अगर मैं 1 बजे भेज रहा हूँ और मेरे को 5 सेकंड्स लग रहे हैं, तो मेरे पास जो वल्नरेबल टाइम वो क्या होगा, मेरे पास में 0:55 से लेकर मेरा 1:05 तक होगा। तो अगर मेरे को 5 सेकंड्स लगता है किसी भी फ्रेम को भेजने के लिए, तो मेरे पास में वल्नरेबल टाइम कितना होगा, 10 सेकेंड।
ना 10 सेकेंड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले अगर कोई स्टार्ट हुआ या इसके बाद में कोई स्टार्ट हुआ तो मेरा एरर नहीं आएगा। अगर मान लो कि मैं 1 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं 1 पे स्टार्ट कर और जो दूसरा फ्रेम है वो कब स्टार्ट हुआ, 57 पे स्टार्ट हो, तो आपके एरर आ जाएगी, है ना, वो चीज़ है। Vulnerable time is a total time interval during which if any other station transmit a collision will definitely occur with the current frame। ये होता है आपके पास में vulnerable time जो हमने उस दिन देखा था। ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। फिर जो नेक्स्ट आता है टॉपिक, जो आज का नया टॉपिक है, वो है थ्रूपुट ऑफ द प्योर एलोहा। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। इन सिंपल वर्ड्स, थ्रूपुट टेल्स अस हाउ मच ऑफ द चैनल कैपेसिटी इज एक्चुअली यूज फॉर सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन। कोई आया नहीं क्या? श्रद्धा कह रही थी ज्वाइन होगी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं पर फ्रेम टाइम क्या होता है। एक टर्म आती है पर फ्रेम टाइम। अगर मैं कहता हूँ पर फ्रेम टाइम, तो इसका मीनिंग क्या है पर फ्रेम टाइम का? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एक फ्रेम को सक्सेसफुली जो पहुँचना होता है उसका टाइम कितना हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिली सेकेंड भी हो सकता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पर फ्रेम टाइम। ये तो हो गया आपका पर फ्रेम टाइम। अब एक चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर मान लो कि हमारे पास में एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है और एक स्टेशन सी है, और हर किसी को फ्रेम भेजना है, तो क्या एक फ्रेम टाइम के अंदर, मैं कहता हूँ एक फ्रेम टाइम के अंदर कितने फ्रेम्स भेजे जा सकते हैं? ऑप्शन है, अगर एक 0 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है ए एंड बी, और है ना, भेज सकते हैं। मैक्सिमम ये बताया था, और हम कह सकते हैं मोर देन 1। पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितने भेज सकते हैं? मैक्सिमम 1 भेज सकते हैं ना, एक से ज़्यादा नहीं भेज। अगर एक से ज़्यादा हुआ तो वो कॉलिजन हो जाएगा। अब ये मैं भेज सकता, अब ये है कि कौन कौन से फ्रेम एक्सेप्टेड है इसके अंदर, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो आपके पॉसिबल हो सकता है। क्या एक फ्रेम भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। क्या एक से ज़्यादा भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। तो ये तो आपका गलत हो गया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी फ्रेम ट्रांसमिट ना हो? क्या ऐसा भी हो सकता है एक फ्रेम टाइम के अंदर? हेलो, हाँ, वो क्या, वो कोई ज्वाइन नहीं हुआ था तो वो हट गई थी। मैं एक बार फिर से लगाता हूँ। हो गया इसमें क्या?
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था कि कौन कौन से इसके अंदर पॉसिबल ऑप्शंस हो सकता है अगर हमारे पास में प्योर एलो अगर यूज़ हो रहा है तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि एक से ज़्यादा फ्रेम ट्रांसमिट हो जाए एक फ्रेम टाइम के अंदर, एक से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। एक तो फिर भी चलो हो सकता है, क्या ज़ीरो हो सकता है? हो सकता है। क्यों? अगर मान लो कि अगर ए ने भी भेजा और बी ने भी भेजा तो क्या हो जाएगा? कॉलिजन हो जाएगा। तो हमारे पास में कितने फ्रेम्स ट्रांसमिट हुए एक फ्रेम टाइम के अंदर? ज़ीरो हुए। अगर मान लो ऐसा कोई केस होता है हमारे पास में, ये चीज़ तो आपका है समझ कि ज़ीरो हुआ क्योंकि हमारे पास में कॉलिजन हो गया। अब मान लो कि सिर्फ सी जो था उसको ही डेटा भेजना था तो उसने यहाँ पर दिया, आपका जो डेटा है वो क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया। तो वो क्या हो जाएगा? वन वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो मिनिमम आपका हो सकता है ज़ीरो और मैक्सिमम आपका हो सकता है वन, इससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता प्योर एलोआ के अंदर। ये चीज़ आपकी होती है इसके अंदर। तो इसका जो थ्रूपुट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? ये जो चीज़ आपने अभी देखी थी वही है। सो पर फ्रेम टाइम सक्सेसफुल इज ईदर ज़ीरो और वन, नेवर मोर देन वन। एक से ज़्यादा वो नहीं हो सकता है, या तो ट्रांसमिट होगा या कोई भी ट्रांसमिट नहीं होगा। फिर आपके पास में आता है कि इसके अंदर जी क्या होता है, क्योंकि जो आपका थ्रूपुट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है। ये आप लिख लो और फिर उसके नीचे आप इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। थ्रूपुट जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है ना। ये क्या होता है आपका थ्रूपुट का फॉर्मूला। इसके अंदर ये दो लाइन से वो लिख लो कि क्या होता है आपका जी और ई की पावर -2g। जी तो होता है एवरेज अटैम्प्ट पर फ्रेम टाइम, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स ने ट्राई किया या कितने स्टेशंस ने ट्राई किया अपने फ्रेम को भेजने के लिए, वो तो हो जाएगा आपका जी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच अटैम्प्ट, कि जिसने भी अटैम्प्ट किया उसकी क्या आपके प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेसफुली वो पहुंच जाएगा। तो उसमें होता है ई की पावर -2g। तो ये होता है आपका थ्रूपुट का फॉर्मूला। ठीक, ये दो लाइन आपने लिख ली है ना। तो ये था आपका थ्रूपुट का फॉर्मूला। जी क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स अटैम्प्ट पर फ्रेम टाइम। हमने देखा था क्या होता है पर फ्रेम टाइम? वो टाइम जिसमें एक फ्रेम सेंडर से रिसीवर तक सक्सेसफुली पहुंच सकता है, तो वो होता है आपका पर फ्रेम टाइम। उस फ्रेम टाइम के अंदर कितने स्टेशन से अपने फ्रेम को भेजना चाह, उसके एवरेज नंबर को हम क्या कहेंगे? जी कहेंगे। और फिर आता है आपके पास में ई की पावर -2g। ये क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी दैट ज़ीरो अदर फ्रेम अकर इन वल्नरेबल टाइम। मतलब ये चीज़ होती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच अटैम्प्ट, मतलब जब भी किसी स्टेशन ने फ्रेम भेजने का ट्राई किया है सक्सेसफुली वो ट्रांसमिट हुआ है, उसका जो होता है फॉर्मूला निकालने का वो होता है ई की पावर -2g। तो आपके पास में क्वेश्चन इस वे से आएगा कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास में प्योर एलो का है, स्लॉटेड एलो का है, किसका है ना। तो ये जो चीज़ है इसका क्वेश्चन आएगा तो इसको स्टार करके आप लिख सकते हो। तो आपके पास में ये पूछेंगे कि जो थ्रूपुट का होता है फॉर्मूला प्योर एलो के अंदर वो क्या होता है। जी इंटू ई की पावर -2g। और ये चीज़ भी इसके अंदर लिख लेना कि जो मैक्सिमम आपका थ्रूपुट होगा कितना होगा? 18.4% होगा जब आपकी जी क्या हो? 0.5 हो। ये आपके मैथमेटिकल चीज़ के अंदर आ जाएगा कि इसको -2g को सॉल्व करना। बाकी ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि मैक्सिमम थ्रूपुट कब होगा? जब आपका जी क्या होगा? 0.5 और उस टाइम के बाद जो उसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 18.4% आएगा। ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया और इसको ये वैसे इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि हमने इसको कैसे कैसे सॉल्व किया। बाकी ये जो चीज़ है आपकी टर्म ऐसे पूछें कि मैक्सिमम जो थ्रूपुट होता है वो कितना होता है इसका, तो हमको ये टर्म याद रखनी है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके अंदर जो वल्नरेबल टाइम है वो ध्यान रखना है। ये तीन चीज़ें प्योर एलोआ के अंदर हमें याद रखनी है। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाता है। फिर आता है आपके पास में स्लॉटेड एलोआ। स्लॉटेड एलोआ क्या होता है? अभी हमने देखा प्योर एलोआ। स्लॉटेड एलोआ क्या होता है कि हर एक जो आपका स्टेशन होता है उसको एक पर्टिकुलर स्लॉट दे देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ए है, आपका बी है,
फिर आपका सी है, फिर आपका डी है। मैंने क्या किया, हर किसी को एक स्लॉट अलॉट कर दिया। पास में एक ये स्लॉट बन जाएगा। चेयर ले लो तो ये वाली जो है एक्सिलिवो में देख लो, एक्सिलिवो में देख लो। क्या करता है, हर किसी को एक स्लॉट दे देता है कि आप इसी स्लॉट के अंदर अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे ए था तो ए को मैंने क्या किया, ए को हमने क्या किया, एक ये स्लॉट दे दिया और सी को हमने ये स्लॉट दे दिया। दूसरा जो आपका था टाइम स्लॉट, उसमें हमने बी को दे दिया और फिर हमने डी को दे दिया। फिर जो आपका दूसरा स्लॉट था उसमें हमने फिर से ए को दे दिया और फिर हमने बी और डी को दे दिया। तो ये हमने क्या कर लिया, सबका एक स्लॉट बना दिया कि आप इसी स्लॉट के अंदर क्या करोगे, डेटा को ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्लॉटेड एलओ। इसमें क्या करता है, क्या ए जो है वो रैंडमली नहीं भेज सकता। आपका जो ये था प्योर एलओ, उसमें वो क्या करता था, ए के पास डेटा आया उसने डायरेक्टली भेज दिया। इसमें वो क्या करेगा कि अगर ए का स्लॉट है तो ही वो अपने डेटा को भेज सकता है, और कब, यहाँ से स्टार्ट करके ही भेज सकता है। इसमें टर्म क्या करेंगे, एवरी स्टेशन इज असाइंड अ स्लॉट। हर एक जो स्टेशन है उसको हम क्या करेंगे, एक स्लॉट असाइन कर देंगे। और वो डेटा ट्रांसफ़र करना कब स्टार्ट कर सकता है, हमेशा बाउंड्री पे स्टार्ट कर सकता है। मतलब एक को अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो ये जो आपकी बाउंड्री है यहीं से स्टार्ट करेगा, बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकता है, वो हमेशा बाउंड्री से ही स्टार्ट करेगा। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड only at the boundary। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जो बाउंड्री है वहीं से स्टार्ट कर सकता है। हम ए का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ए है, जो आपका टाइम था वो इस वे से चल रहा है, जैसे आपका टाइम है इस वे से चल रहा है। अगर ये जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा, ये वाला, अगर इस टाइम के ऊपर ए के पास में अगर डेटा हुआ तो वो भेज सकता है। पर अगर मान लो कि आपका जो टाइम है वो आगे चला गया और जो ए है उसका क्या हुआ, उसके पास में इस वाले टाइम के ऊपर, कौन सा, ये जो आपका टाइम था, इस टाइम के ऊपर ए के पास में फ्रेम आता है, तो ए इस टाइम के ऊपर फ्रेम को नहीं भेज सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने नेक्स्ट स्लॉट का वेट करना पड़ेगा। तो जब उसका नेक्स्ट स्लॉट आएगा तो उसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री से ही वो स्टार्ट कर सकता है अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करना। क्यों, क्योंकि उसका जो फ्रेम था उसके पास में कब आया, इस वाले टाइम पे आया, तो उसकी जो बाउंड्री थी वो तो क्या चली गई थी, पीछे चली गई थी। तो जब उसका नेक्स्ट स्लॉट आएगा तब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा अपना फ्रेम को ट्रांसमिट करना। तो इसके अंदर जो वल्नरेबल टाइम होगा वो कौन सा होगा, इसके अंदर सिर्फ टी ही होगा, है ना। इसके अंदर जो वल्नरेबल टाइम क्या होगा, सिर्फ टी होगा। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि स्लॉटेड एलओ के अंदर जो वल्नरेबल टाइम वो क्या होगा, टी होगा। क्या जो बी है उसके पास में अगर मान लो इस वाले टाइम के ऊपर अगर डेटा आता है तो क्या वो ट्रांसमिट कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि बी अगर ट्रांसमिट करना है तो या तो यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, है ना। या तो इस वाले पॉइंट से करो या इस वाले पॉइंट से करो, वो बीच में से नहीं कर सकता है। तो अगर बी को अगर स्टार्ट करना है तो या तो वो यहाँ से करेगा, अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसका यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, ए अपना स्टार्ट कर सकता है। तो कोई भी आपका दूसरा फ्रेम आपके पहले वाले फ्रेम से क्या नहीं करेगा, कोलाइड नहीं करेगा। इसलिए जो वल्नरेबल टाइम क्या होता है, जो भी उसका ट्रांसमिशन टाइम है। अगर किसी ने 0:55 पे स्टार्ट किया है तो वो आपके 1 पे क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, और दूसरा जो होगा वो आपके 1 से स्टार्ट कर लेगा। तो ये था आपके पास में स्लॉटेड एलओ। टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्लॉट्स। अ स्टेशन कैन ट्रांसमिट ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। ऑल स्टेशंस आर सिंक्रोनाइज्ड। ये चीज़ होती है आपके स्लॉटेड एलओ के अंदर।
वही चीज़ जो हमने अभी देखी थी। टाइम इज़ डिवाइडेड इंटू स्लॉट्स ऑफ लेंथ टी। अ स्टेशन वेट्स अनटिल द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्लॉट। स्टेशन जो है वो वेट करता है उसके अपने स्लॉट के आने का, मतलब जो अगर ये वाला स्लॉट अगर उसका निकल जाता है तो उसको इस वाले स्लॉट में ही भेजना पड़ेगा अपने डेटा को। ट्रांसमिट द फ्रेम एट स्लॉट बाउंड्री, हमेशा बाउंड्री से ही वो भेजेगा। वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट आता है तो उसको पता चलेगा कि डेटा पहुंच गया है। इफ़ एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड कॉलिजन इज़ एज्यूम्ड, मतलब ये मान लिया जाता है कि कॉलिजन हुआ है। स्टेशन वेट्स फॉर ए रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स, और फिर वो क्या करता है, रीट्रांसमिट कर देता है। इसके अंदर जो वल्नरेबल टाइम में क्या हो जाएगा, सिर्फ टी हो जाएगा। कॉलिजन कैन अकर ओनली इफ टू स्टेशन ट्रांसमिट इन दी सेम स्लॉट। अब इसमें आपके जो कॉलिजन के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या क्या हो सकता है कि ए के अंदर कॉलिजन तभी आएगा जब सी भी डेटा भेजना चाह रहा है ना, तो बी और डी का चांस क्या हो गया, कम हो गया। और बी के अंदर आपका कॉलिजन कब आएगा, जब डी एक साथ में भेजना चाह रहा है। तो ये होगा इसके अंदर वल्नरेबल टाइम। फिर इसके अंदर आएगा आपके थ्रूपुट। इसका जो थ्रूपुट होता है उसका फार्मूला होता है ये वाला, जी इंटू, ये आपका डॉट है, इसकी जगह आप इंटू भी लगा सकते हो, जी इंटू ई की पावर माइनस जी। जी इंटू ई की पावर माइनस जी। जी होता है एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स अटेम्प्ट पर स्लॉट, एक स्लॉट के अंदर कितने फ्रेम्स ने क्या किया, अटेम्प्ट किया है, वो होगा आपका जी। और ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच अटेम्प्ट, के जिसने भी अटेम्प्ट किया है क्या चांसेस है कि उसने उसके सक्सेस हुआ है। तो ये होगा थ्रूपुट का फॉर्मूला। सर इसमें खाली फॉर्मूला आएगा या कोई वैल्यू की फॉर्मूला वैल्यू हो आएगा, सकता है? वैल्यू आपकी जी की दे सकते हैं वैसे तो, वो चीज़ है। बाकी इसकी जी की अगर वैल्यू देंगे तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसके आने के चांसेस कम है, आ सकता है वैसे भी। और इसके अंदर जो मैक्सिमम थ्रूपुट है वो क्या होगा, जब आपकी जी की वैल्यू 1 होगी। थ्रूपुट का फार्मूला है ये। और मैक्सिमम को जब आपकी जी उसमें आपकी जी कितना था, 0.5 था, तो 0.5 से 1 हो गया। मतलब कि जो आपका प्योर एलोहा था उसमें क्या डिफरेंस है, आपके प्योर एलोहा और आपके स्लॉटेड एलोहा के अंदर है, उसके अंदर आपका 0.5 था, इसके अंदर आपके पास 1 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, दोगुना हो गया। ओके, दोगुना हो गया। और उसके अंदर आपके पास में कितना था, ये वाला 18.4 था ना उसके अंदर, है ना। 18.4 से क्या हो गया 36.8, मतलब उसका नियरली मतलब एग्जैक्टली डबल हो गया। वो कितना था आपके पास में 18.4, और इसके अंदर क्या हो गया 36.8, तो ये भी क्या हो गया आपके डबल हो गया। तो इसके अंदर आपका इसमें क्या हो जाएगा 36.8। है ना। तो ये आपके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है जो हमने उसमें देखे। ये आपका डिफरेंस है प्योर एलो और स्लॉटेड एलो में, ये चीज़ इसमें होती है। फिर आता है आपके पास में CSMA, है ना। आपके जो ये थे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, उसमें आपके पास कौन कौन से थे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में आपके पास थे एलोहा, जिसमें आपके पास में प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा। फिर आपके पास में थे CSMA। CSMA आपके पास क्या आएगा, 1 परसिस्टेंट, आपके पास में नॉन परसिस्टेंट, इसकी स्पेलिंग मैं बता दूंगा वैसे, इसमें लिखा हुआ भी होगा। और फिर आपके पास में आएगा P परसिस्टेंट, है ना। CSMA के अंदर ये क्या होगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होगा, मतलब आपका जो कैरियर है
वो क्या होगा, मतलब जो आपका चैनल है उसको हम क्या कह रहे हैं, कैरियर कह रहे हैं। मतलब कि इसमें वो क्या करेगा कि अगर आपका जो चैनल है उसको बार बार सेंस करता रहेगा कि क्या वो फ्री है, क्या वो फ्री है या वो बिजी है। तो इसके अंदर आपके जो पार्ट होंगे वो क्या होगा, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। करियर सेंस इज ए मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज इन शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वेयर मल्टीपल स्टेशन अटैम्प्ट टू ट्रांसमिट ओवर द सेम कम्युनिकेशन चैनल। यही होता है आपके पास में मैक का, कि जो मल्टीपल स्टेशन होते हैं ट्रांसमिट करने का ट्राई करते हैं, और उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मैक प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना। ये आपकी सिंपल जो आपके मल्टीपल एक्सेस की डेफिनेशन है वही है। की टर्म्स इसमें क्या आता है, करियर सेंस, मतलब कि आपका जो चैनल होता है उसको बार बार क्या करना, सेंस करना कि क्या वो आइडल है या बिजी है। चेकिंग वेदर द चैनल इज आइडल और बिजी, ये चेक करना कि क्या आपका जो चैनल है आइडल है या बिजी। आइडल मीन्स अभी वो फ्री है ना। फिर आता है आपके पास मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल स्टेशन शेयर द सेम मीडियम। यही हम देखते हैं मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल के अंदर, कि मल्टीपल स्टेशन जब शेयर्ड मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं, कॉमन मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं, तब उस चीज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है ना। और फिर आता है आपके पास में कॉलिजन अकर्स व्हेन टू और मोर स्टेशन ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेशन एक साथ में ट्रांसमिट करते हैं तो आपके आता है कॉलिजन। तो ये जो इसमें तीन चीज़ें होती है। फिर इसका जो वर्किंग है वो कैसा होता है देखते हैं। अ स्टेशन हैज़ अ फ्रेम टू सेंड, लेट्स से आपके पास में ए है और बी है, दोनों को क्या करना है, फ्रेम को ट्रांसमिट करना है। आपके पास में ए है, आपके पास में बी है, दोनों को क्या करना है, फ्रेम को ट्रांसमिट करना है। अ स्टेशन हैज़ अ फ्रेम टू सेंड, इट सेंसेस द चैनल। इसमें वो क्या करेगा, वो पहले ये देखेगा कि आपका जो चैनल है वो फ्री है या नहीं। वो क्या करता रहेगा, उसको बार बार सेंस करता रहेगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। वो बार बार उसको सेंस करेगा। इफ़ द चैनल इज आइडल, अगर वो आइडल है तो ही वो ट्रांसमिट करेगा। आपका जो वो था प्योर एलो और स्लॉटेड है, उसमें क्या करते थे, उसके पास फ्रेम है, उसने भेज दिया, सेंस नहीं किया कि वो आपका कैरियर बिजी है या आइडल है। इफ़ द कैरियर इज आइडल इट ट्रांसमिट, अगर वो आइडल है तो ही वो भेजेगा। इफ़ द चैनल इज बिजी द स्टेशन फॉलोज अ स्पेसिफिक वेटिंग रूल, है ना। वो क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करेगा और फिर वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इफ़ मल्टीपल स्टेशन ट्रांसमिट टुगेदर अ कॉलिजन अकर्स एंड रीट्रांसमिशन इज नीडेड। ये आपका हमेशा होता है कि अगर आपके एक से ज़्यादा स्टेशन एक साथ में ट्रांसमिट करते हैं तो कॉलिजन होता है। द वेटिंग रूल डिफाइंस द टाइप ऑफ CSM है कि वो कितने टाइम के लिए वेट करेगा। वो आपका 50% टाइम वेट करेगा या 70% टाइम वेट करेगा, या वो पर्टिकुलर रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा। तो वो क्या होता है आपके पास में, टाइप ऑफ CSM होता है। तो इसके अगर आप शॉर्ट में लिखना है तो फर्स्ट लिख लो 1 persistent CSM है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें कौन सा टाइप है CSM का। फर्स्ट है आपके पास में 1 persistent CSM है, दूसरा आपके पास में नॉन persistent CSM है, और फिर है आपके पास में P persistent CSM है। तो फर्स्ट हम देखते हैं 1 persistent CSM है। 1 persistent क्या कहता है, ये इसके अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 की होती है। ये जब हमारा जो ये आएगा P persistent, उसमें हमको आएगा समझ में कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है। देखो इसका जो एक लाइन में है, अगर इसको समझे तो क्या होता है, अ स्टेशन ट्रांसमिट इमीडिएटली व्हेन द चैनल बिकम्स आइडल। एलोआ के अंदर क्या होता था, हमारे पास फ्रेम है, हमने भेज दिया। इसमें वो क्या करता है, हमेशा सेंस करेगा कि क्या वो जो चैनल है वो फ्री है या नहीं है। पर वो क्या करता रहेगा, कॉन्टीन्यूसली सेंस करता रहेगा कि क्या वो फ्री है, क्या वो फ्री है, क्या वो फ्री है। वेट कर करके, या आपके जो एक पर्टिकुलर रैंडम टाइम के बाद नहीं करेगा। तो उसमें क्या होगा, आपके पास में पावर ज़्यादा यूज़ होगी। वो हमेशा चेक करता रहेगा, है ना। जैसे मान लो अगर बी को भेजना है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा उसको चेक करता ही रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 persistent कहते हैं, है ना। स्टेशन सेंसेस द चैनल, स्टेशन चैनल को सेंस करेगा कि क्या वो फ्री है या बिजी है। इफ़ द चैनल इज बिजी इट कंटिन्यूस सेंसिंग। आपके जो ये वाला है नॉन पर्सिस्टेंट, वो ऐसा नहीं करता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सेंस करता है, वेट करता है सेंस करने के लिए। ये क्या करता है, कंटिन्यू करता रहता है सेंस करना। द इंस्टेंट द चैनल बिकम्स आइडल द स्टेशन ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी
1, वो एक जो आपकी प्रोबेबिलिटी उसके साथ में क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वाई 1%? बिकॉज द स्टेशन ट्रांसमिट विद 100% सर्टेनिटी व्हेन द चैनल इज़ फ्री। वो वेट नहीं करता, वो क्या करता है कि अगर उसके पास में उसको जो कैरियर है वो फ्री मिला तो वो क्या करेगा, 100% चांस है कि वो उसको भेज ही देगा। ठीक है, ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये सब चीज़ें। मेन इसमें ये चीज़ होती है कि ये क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली सेंस करता रहता है। ये आपका होता है 1 परसिस्टेंट होता है। फिर आता है आपके पास में नॉन परसिस्टेंट। जो परसिस्टेंट है उसका मीनिंग क्या होता है, जो कि लगातार चलता ही रहता है, जो रुकता नहीं है। तो ये होता है आपके पास नॉन परसिस्टेंट। ऐसा CSM है जो कि परसिस्टेंट नहीं है, मतलब जो लगातार नहीं चल रहा है। अ स्टेशन डज नॉट कीप सेंसिंग द चैनल व्हेन इट इज़ बिजी। एक बार बिजी हुआ तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, है ना, वो बार बार उसको चेक नहीं करेगा। उसकी वर्किंग कैसे होती है, स्टेशन सेंसेस द चैनल। सबसे पहले क्या करेगा, अगर मान लो आपके पास में C है, C ने क्या किया, इसको एक बार सेंस किया। मान लो ये आपका क्या है, उस टाइम के ऊपर बिजी है, तो वो क्या करेगा, इफ़ द चैनल इज़ आइडल इट ट्रांसमिट इमीडिएटली। अगर आइडल तो भेज देगा। इफ़ द चैनल इज़ बिजी, अगर बिजी होता है, द स्टेशन वेट फॉर अ रैंडम टाइम, रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा। देन सेंसेस द चैनल अगेन। लेट्स से हम ये कहते हैं कि वो 2 सेकंड के लिए वेट करेगा। 2 सेकंड बाद में वो फिर से देखेगा, इस टाइम पे बिजी है। फिर से वो 2 सेकंड बाद देखेगा, इस टाइम पे बिजी है। 2 सेकंड बाद फिर से देखेगा। अगर वो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ, आइडल हुआ, तो अपने डेटा को भेज देगा। तो ये क्या होता है आपके पास में, नॉन परसिस्टेंट होता है। इसके अंदर आपका लोड क्या होता है, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। बिहेवियर अंडर लोड, स्टेशन रिट्राई डिफरेंट टाइम्स, कॉलिजन आर रिड्यूस्ड, है ना। तो इसके अंदर आपका कॉलिजन रिड्यूस होगा, पर हमेशा, पर ऐसा नहीं होगा कि कॉलिजन बिल्कुल नहीं होगा, कॉलिजन होने के चांसेस है। इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। फिर आता है आपके पास में P परसिस्टेंट। ये आपके आने के चांसेस है इसके क्वेश्चन, आपके P परसिस्टेंट। P परसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, P मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी, कि कितने % चांसेस है कि वो भेजेगा। अगर मैं कहता हूँ इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.7, अगर मैं कहता हूँ ये, तो क्या होगा, तो P है जो कि हमारे पास में क्या है 0.7, उतने टाइम के लिए चांसेस है कि वो सेंड करेगा अपने फ्रेम को। और 1 माइनस P मतलब कि 1 माइनस 0.7, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 0.3। इतने टाइम के लिए वो क्या करेगा, वेट करेगा, है ना। अगर मैं कहता हूँ P मेरा है 0.7, तो इतने % चांस है कि वो क्या करेगा, भेज सकता है, और इतने % चांस है कि वो वेट करेगा। तो आपके पास में 70% चांस है कि वो भेज देगा, और 30% चांस है कि वो वेट करेगा। आपका जो 1 जो था परसिस्ट है, उसमें आपकी क्या थी, प्रोबेबिलिटी 1 थी, है ना, कि 1 मीन्स वो हमेशा भेजेगा, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे जो P है वो क्या है 1 है, तो आपके पास में P यहाँ पर होगा 1, तो 100% चांस है कि उसके पास में फ्रेम आती है वो भेज देगा, वेट नहीं करेगा। 100% चांस है कि वो भेज देगा। और वो वेट कितने टाइम करेगा, इसके अंदर वो वेट करेगा 1 माइनस P, मतलब कि 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 0% चांस है वो क्या करेगा, वेट करेगा। 100% चांस है वो क्या कर देगा, ट्रांसमिट करेगा। क्या 0% चांस है वो वेट करेगा। पर जो P परसिस्टेंट है उसमें क्या होता है, आपके पास में एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है कि इतने % चांस है मैं भेजूंगा, और इतने % चांस है मैं वेट करूंगा। जैसे आपके पास स्टेशन A है, उसकी क्या है 0.7 है। आपके पास में एक और है स्टेशन B, उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी, जैसे आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेशन B वो है 0.5 LS है। तो वो क्या करेगा, 50% चांसेस है कि वो भेजेगा, और फिर 50% चांस है कि वो वेट करेगा। 50% चांस है कि वो वेट करेगा। इसके 70% चांस है कि वो भेजेगा, 30% चांस है वो वेट करेगा। तो ये होता है आपके पास में P परसिस्टेंट। अ स्टेशन ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी P व्हेन द चैनल इज आइडल। Used in slotted channels, time is divided into equal time slots. Decision are made at the slot boundary. इसमें भी आपके पास में ये जो चीज़ है ना slotted way, वही चीज़ इसके अंदर यूज़ होती है ना। अगर आपके पास में जो भी स्टेशन है वो स्लॉट के अंदर आपके बांटे हुए होते हैं,
उसके अंदर आपके पास में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी CSM में यूज़ होती है, पी परसिस्टेंट है वो यूज़ होती है। स्टेप बाय स्टेप अगर इसका देखें तो क्या होता है, स्टेशन सेंसस द चैनल एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम स्लॉट, मतलब उनका जो टाइम स्लॉट होता है, जैसे इसके अंदर क्या था, A और C का ये टाइम स्लॉट था, B और D का ये टाइम स्लॉट था। स्टार्ट में वो क्या करेगा, चैनल को सेंस करेगा। इफ़ द चैनल इज़ बिजी द स्टेशन वेट्स फॉर अ नेक्स्ट स्लॉट, अगर स्टेशन बिजी होता है तो वो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट स्लॉट आने का वेट करेगा। इफ़ द चैनल इज़ आइडल, अगर आपका चैनल आइडल होता है, ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी P, और वेट क्या करेगा, 1 - P के लिए वेट करेगा। जैसे मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि जो P है वो 1 है, तो क्या होगा, स्टेशन ऑलवेज ट्रांसमिट्स व्हेन दी चैनल इज आइडल, इक्विवेलेंट टू 1 परसिस्टेंट CSM है। जो आपका 1 परसिस्टेंट CSM है था, उसमें हमने देखा था कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 1 होगी, है ना। मतलब अगर इसके पास फ्रेम आता तो हमेशा ही भेज देगा, वेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरी जो ये होती है 0.7, तो 70% चांस है कि वो भेजेगा, 30% चांस है वो क्या करेगा, वेट करेगा। अगर मेरी P 0 है तो वो क्या करेगा, स्टेशन कभी ट्रांसमिट ही नहीं करेगा। तो ये होता है आपके पास में P परसिस्टेंट। अगर हाई P रहेगा तो क्या होगा, हाई थ्रूपुट मोर कॉलिजन्स, अगर मीडियम P रहेगा तो बैलेंस रहेगा, लो P रहेगा तो फ्यू कॉलिजन। ये आपके थ्योरी का कंसेप्ट है, ये चीज़ है। बाकी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, और ये सबका क्या होगा, एक कंपैरिजन हो गया। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। बाकी कल से हम एम करते हैं कि नेटवर्क लेयर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपकी डेटा लिंक लेयर जो थी उसके अंदर आपके पास में 2 चीज़ें थी हमने देखी थी, जो हमने इसके अंदर क्या क्या देख लिया, डेटा लिंक लेयर के अंदर हमने मैक के अंदर सारे प्रोटोकॉल्स देख लिए, फिर हमने LLC के अंदर देख, फिर हमने देख लिया फ्लो कंट्रोल, और फिर हमने देख लिया एरर कंट्रोल। ये चीज़ हमने देख ली। आपके मैक के अंदर और भी चीज़ होती है, FDM है, CDM है, TDM है, पर वो आपको उतना ज़्यादा नहीं पूछ सकते, उसको हम लास्ट में जाके पढ़ लेंगे। पर मेन आपका होता है एलोहा और CSM है, ये आपके 2 चीज़ें होती है ना। तो कल से हम नेटवर्क लेयर जो है वो स्टार्ट करते हैं करना, है ना। श्रद्धा, आज वाला आया क्या समझ में? हाँ सर, आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ सर। ठीक है।